हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में मौर्यों और गुप्तों को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। मौर्यों और गुप्तों के पश्चात भारत में जिस राजवंश ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया वह राजवंश गुर्जर प्रतिहार था। तो पूर्व मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण राजवंश के रूप में गुर्जर प्रतिहार राजवंश जाना जाता है और पूर्व मध्यकाल में अर्थात 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने है वो शासन किया और इनका जो शासन करने का जो प्रदेश है वो गुजरात प्रदेश है वह कहलाता था। और गुजरात प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता था। तो गुजरात प्रदेश अर्थात पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के प्रदेश पर 8वीं से 11वीं शताब्दी तक इन गुर्जरों ने शासन किया और इन गुर्जर प्रतिहारों ने अरबी आक्रमणों से है वो भारत की है वो अरबी आक्रमणों से आक्रमणों का है वो सफलतापूर्वक है वो सामना किया, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया। अर्थात जो राष्ट्रकूट और जो पाल शासक थे जो इनके प्रतिद्वंदी थे, एक और पूर्व के अंदर पाल राजवंश था इनके समय में और दक्षिण के अंदर है वो राष्ट्रकूट थे। तो ये दोनों ही राजवंश है वो उनको प्रतिहार कहते थे क्योंकि इन्होंने प्रतिहारों ने है वो जो अरबी आक्रमणकारी हैं उनसे इस राष्ट्र की रक्षा की। अर्थात ये एक द्वारपाल के रूप के अंदर है, द्वारपाल की भूमिका इन्होंने निभाई, इसलिए ये प्रतिहार कहलाए। और क्योंकि इनका जो क्षेत्र था वो गुजरात का क्षेत्र भी था इनके साम्राज्य का, इसलिए गुर्जर कहलाए। तो क्षेत्र के नाम पर गुर्जर कहलाए और जो इनका जो कार्य इनका जो पद था उसके आधार पर है ये प्रतिहार कहलाए। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार है इन्होंने 8वीं शताब्दी से है वो 11वीं शताब्दी तक है वो गुजरात प्रदेश पर है वो शासन किया। तो जो गुर्जर जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय उसके अवहेला अभिलेख में है। गुर्जर शब्द की सबसे पहले है वो जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो गुर्जर है, इन गुर्जरों की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई इसके विषय में हम काफ़ी हद तक है वो राजपूतों की उत्पत्ति में हमने देखा कि जो कर्नल टोड है वो गुर्जरों को है वो एक खिजर जाति से है वो उत्पन्न खिजर जाति से उत्पन्न हुआ बताते हैं। और जो कर्नल टोड है उनका मानना है कि जो भारत में जो विदेशी जातियाँ हूण जो विशेष रूप से जो हूण जाति आई उन हूण जाति के साथ ही वो भारत के अंदर है वो खिजर जाति भी आई। और जो खिजर जाति है वो खिजर जाति है वो ही है वो गुर्जर कहलाई। तो जैक्सन और जो भंडारकर है वो एक प्रकार से है वो खिजर जाति से है, वो एक प्रकार से है राजपूतों की है वो उत्पत्ति है वो मानते हैं। वहीं जो कर्नल टोड है और जो विलियम क्रुक है वो एक तरह से सक्सीतियन है, सक्सीतियन है, उन्हीं से है वो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति वो मानते हैं। और जो क्योंकि जो विलियम क्रुक है जो कर्नल टोड की जीवनी लिखी थी वो भी है वो इस मत का वो समर्थन करते हैं। और कनिंगम है वो यूची जाति अर्थात कुर्सानों से है वो प्रतिहारों की उत्पत्ति मानते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य है कि जो ये विदेशी जो शासक है जिसमें कर्नल टोड है या जिसकी भंडारकर की हम बात करें या जैक्सन की बात करें, ये जो इतिहासकार है वो विदेशी जाति है या खज्जर जाति है या कुछ कर्नल टोड सक्सीतियन से है और कनिंगम है वो कुशानों से है। अर्थात जो भारत के अंदर जो प्राचीन काल में विदेशी जाति है उनसे है वो गुर्जरों की उत्पत्ति वो मानते हैं। जबकि हमने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति में देखा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत है उसमें जो पृथ्वीराज रासो है उसके रचयिता चंद्रबरदाई है वो एक प्रकार से है वो जो 4 योद्धा उत्पन्न हुए जिसमें प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य और चौहान थे, इसमें प्रतिहार भी एक प्रमुख थे, इसलिए प्रतिहारों की उत्पत्ति है वो जो चंद्रबरदाई है वो अग्निकुंड से मानते हैं। इसका जो समर्थन है वो मूणत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण है वो भी करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम जो हिंसांग की बात करें और GH ओझा की बात करें वो एक प्रकार से है वो जो प्रतिहारों को है वो जो सूर्यवंशी है वो क्षत्रिय है उसकी संज्ञा देते हैं और वो एक प्रकार से प्रतिहारों के विषय में ये कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे। और इसी प्रकार के हिंसांग है वो
जो गुजरों के लिए कुचेलो और जो गुजरों की राजधानी जो भीनमाल है उसके लिए पीलो पोलो है वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पोलो पोली है उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हिनसांग है वो उनको क्षत्रिय मानते हैं। और जो स्वयं जो प्रतिहार शासक है जैसे मिरी भोज है उसका जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें जो प्रतिहारों को है वो लक्ष्मण का वंशज है, लक्ष्मण का वंशज अर्थात जो रघुवंशी है या जिसको हम जो कहें कि इक्ष्वाकु वंश है, रघुवंशी क्षत्रिय वो कहा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो अभिलेखिक और जो साहित्यिक साक्ष्य हैं जिसमें वो एक प्रकार से हैं वो गुजरों की उत्पत्ति है, वो विदेशी इतिहासकार है वो एक तरह से विदेशी खज्जर जाति से बताते हैं, जबकि जो चंद्रप्रदायी वगैरह है वो अग्निकुंड से होना बताते हैं, और जबकि हिनसांग वगैरह है वो एक तरह से उनको रघुकुल का रघुवंशी है वो बताने का प्रयास करते हैं। और स्वयं जो मेरी भोज वगैरह है उसकी ग्वालियर प्रशस्ति प्रतिहार शासक खुद है स्वयं को लक्ष्मण का वंशज अर्थात है वो एक तरह से क्षत्रिय है वो बताते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इनकी उत्पत्ति है के विषय में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम ये बात करें कि इस वंश के जो संस्थापक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को है वो बताया गया है। और इसकी जानकारी है हमें जोधपुर के घटियाला अभिलेख से होती है कि हरिश्चंद्र जिसको रोहलिदी है के नाम से भी जाना जाता है, वो जो रोहलिदी है या जिसको हरिश्चंद्र है वो प्रतिहार वंश का संस्थापक था जो कि एक ब्राह्मण था। और इसने 2 विवाह किए थे, एक जो स्त्री थी वो ब्राह्मण थी और दूसरी स्त्री थी वो क्षत्रिय थी। जो क्षत्रिय स्त्री थी उसका नाम भद्रा था, और भद्रा के जो 4 पुत्र हुए और उन 4 पुत्रों में रज्जिल है, दह है, कदक है और भोगवट है, ये 4 पुत्र थे। और इन 4 पुत्रों ने क्या है कि अपने बाहुबल से है वो मंडोर को जीत करके उसके चारों ओर है वो परकोटा बनाया। ऐसी जानकारी घटियाला अभिलेख से हमें मिलती है। तो जो मुणोत नैन्सी है वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएँ हुई है, और उनमें से जो 26 शाखाओं में से जो इनकी 2 शाखाएँ हैं जिनका संबंध राजस्थान से हैं वो प्रमुख मानी जाती है, जिसमें एक तो मंडोर के प्रतिहार अर्थात जोधपुर के प्रतिहार, और एक जालोर या भीनमाल के जालोर के अंदर जो भीनमाल है उसके प्रतिहार वो प्रमुख माने जाते हैं। इसके अलावा हम उज्जैनी और कन्नौज के प्रतिहार भी हम कह सकते हैं। देखिए राजस्थान के जिसका संबंध है, राजस्थान के प्रतिहारों का संबंध है वो मंडोर के प्रतिहार और जालोर के या भीनमाल के जो प्रतिहार है उनको माना जाता है। तो जहाँ तक है वो मंडोर के जो प्रतिहार का प्रश्न है, तो मंडोर के प्रतिहार या प्रतिहार वन का संस्थापक है वो हरिश्चंद्र या रोहलिदी है उसको माना जाता है। और रोहलिदी के बाद में रज्जिल है वो एक प्रकार से प्रतिहारों की मंडोर शाखा है उसका जो शासक बनता है, और वो मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है। और इस अवसर पर है वो एक राजसूय यज्ञ है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए राजसूय यज्ञ है वो करता है। और इसके समय में जो नरहरि नामक जो ब्राह्मण है वो जो रजिल है उसको है वो राजा की उपाधि वो प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात है रजिल के पश्चात है वो नरभट्ट है वो शासक बनते हैं। और नरभट्ट है वो एक प्रकार से जो उसके समय के अंदर जो हिनसांग है वो भीनमाल की है वो यात्रा करते हैं अर्थात जालोर की यात्रा करते हैं। और वो जो जालोर की यात्रा करते हैं और वो जो हिनसांग है वो एक प्रकार से जो भीनमाल है उसके लिए पोलोपोली है वो सब प्रयोग करते हैं। और एक प्रकार से जो पोलोपोली नरभट्ट के लिए है वो पोलोपोली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और पोलोपोली का मतलब होता है शक्तिशाली। और इसके साथ गुजरों के लिए कुचेलो शब्द का है वो इस्तेमाल है वो करते हैं। तो नरभट्ट है उसके पश्चात है, नरभट्ट के पश्चात रजिल का पुत्र है वो नरभट्ट बनता है। और नरभट्ट के पश्चात जो गुर्जर प्रतिहारों का जो महत्वपूर्ण शासक था वो महत्वपूर्ण शासक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और नागभट्ट प्रथम है वो इसके दरबार में वो नागवलोक है, इनका जो दरबार है नागभट्ट प्रथम का जो दरबार है उसको नागवलोक दरबार है वो कहा जाता था। और एक प्रकार से नागभट्ट है उसको नागवालोक और जो नारायण मूर्ति है उसका प्रतीक भी वो माना जाता था। और इसने एक तरह से जो नागभट्ट प्रथम है उसने जो मेड़ता है उसको वो अपनी राजधानी बनाया। और ये नागभट्ट प्रथम है वो रजिल का पोता हम कह सकते हैं, इसका पोता था। और नागभट्ट प्रथम है उन्होंने अरब आक्रमणकारियों से हैं वो एक प्रकार से हैं
वो भारत की रक्षा की या अपने साम्राज्य की रक्षा की, इसलिए इसको मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। तो नागभट्ट प्रथम है वो एक महत्वपूर्ण शासक था, इसको मलेच्छों का जो एक तरह से नाशक है भी इनको कहा जाता है। तो नागभट्ट है उन्होंने जो नागभट्ट प्रथम है उसने भीनमाल है, ये जालोर है, उसको भी राजधानी बनाया। हालांकि प्रारंभ में इन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाया, और एक तरह से उसने उज्जैन और मेड़ता है उसको कुछ समय के लिए वो राजधानी बनाया। और नागभट्ट प्रथम है उसके कोई पुत्र नहीं था, और उन्होंने उज्जैन में जो हिरण्यगर्भ धान नामक वो यज्ञ है उसका आयोजन किया, और जो एक प्रकार से इस जो यज्ञ किया हिरण्यगर्भ धान नामक जो यज्ञ किया, उसमें राष्ट्रकूट वंश के जो शासक दंतिदुर्ग है उसको बुलाया, और इसके कोई पुत्र नहीं था, और अपने इसलिए इसने ये हिरण्यगर्भ नामक का वो यज्ञ किया, और इसने अपने जो भतीजे हैं, क्योंकि इनके लड़का नहीं था इसलिए अपने भतीजे को जो जिसको कक या कुक्कुक कहा जाता है उसको अपना जो उत्तराधिकारी है वो बनाया। कुक्कुक को अपना उत्तराधिकारी है वो बनाता है। तो एक तरह से न केवल कुक्कुक को नागभट्ट प्रथम न केवल कुक्कुक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, अपितु नागभट्ट है वो जो राष्ट्रकूट शासक है जो दंतिदुर्ग है उसको है उसके साथ है वो उसकी जो पुत्री है दंतिदुर्ग है, उसकी पुत्री का विवाह है वो कुक्कुक है, उसकी पुत्री जो भूमिका देवी है उसका विवाह है वो कुक्कुक के साथ है वो कर देता है। तो इस प्रकार कुक्कुक है वो शासक बनता है, और कुक्कुक है उसने जो मंडोर है अर्थात जोधपुर के अंदर है वो एक विजय स्तंभ है उसकी स्थापना की। तो कुक्कुक के पश्चात जो एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो शासक बना वो वत्सराज था। तो वत्सराज था वो प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और उसने जय वराह अर्थात युद्ध के मैदान में गज के समान है और जय हस्तिन है उसकी उपाधियाँ वो धारण की। और इसके समय में क्या है कि जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट है उनके मध्य में त्रिपक्षीय संघर्ष है उसकी शुरुआत हो जाती है। और क्योंकि इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष है वो काफ़ी 200 सालों तक है वो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। और ये जो वत्सराज के समय में जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला वो कन्नौज के लेकर के हुआ, क्योंकि जो कन्नौज है वो दोआब का क्षेत्र था, काफ़ी उपजाऊ मैदान था, और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात है जिस प्रकार जो उसका राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है, और जो कन्नौज है उस पर अधिकार करने के लिए वो जो 3 प्रमुख शक्तियां हैं जिसमें पाल है, राष्ट्रकूट है और जो गुर्जर प्रतिहार है उसके मध्य संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष के अंदर इस संघर्ष में सर्वप्रथम इस संघर्ष की जो शुरुआत है वो एक प्रकार से है वो जो इसमें जो पाल वंश का शासक है इसके समय में वत्सराज के समय में धर्मपाल था, और कन्नौज का शासक है वो इंद्रायुध था, और राष्ट्रकूट शासक है वो ध्रुव प्रथम था, और गुर्जर प्रतिहार जो शासक था वो वत्सराज था। तो इसके समय में जो वत्सराज है वो जो एक प्रकार से है वो कन्नौज पर आक्रमण करके जो कन्नौज के शासक जो इंद्रायुध था उसको पराजित कर देता है, और इंद्रायुध है ऐसी स्थिति में वो सहायता प्राप्त करने के लिए पाल शासक धर्मपाल के पास जाता है, और धर्मपाल है उसने वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन धर्मपाल को भी है वो जो आपको जो क्या करना चाहिए वो धर्मपाल वो भी पराजित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मतलब राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव प्रथम है वो वत्सराज और जो धर्मपाल है उन दोनों को वो पराजित कर देता है, और जो एक प्रकार से जो वत्सराज है वो एक प्रकार से पराजित हो जाता है। और इसके समय वत्सराज के समय में जो उद्योतन सूर्य है वो एक प्रकार से जो उसे कुल्यमाला है उसकी रचना करता है, और जिनसेन सूर्य है वो हरिवंश पुराण है उसकी रचना करता है। तो ये 2 प्रसिद्ध विद्वान है वो वत्सराज के दरबार में थे, और वत्सराज के समय में ये वो वल्ली प्रबंध के लेखक जो वल्ली प्रबंध लेख है उसकी रचना भी इसके समय के अंदर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिहार वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वत्सराज वो एक प्रकार से है वो प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक था, और इसके समय के अंदर है वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट है उसके मध्य है वो एक प्रकार से जो कहना चाहिए। और इसमें जो है वो ध्रुव प्रथम है उसकी जीत है वो हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि जो नागभट्ट जो प्रथम है उसके पश्चात जो प्रतिहारों का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है वो नागभट्ट द्वितीय होता है, और नागभट्ट द्वितीय वो परमेश्वर है, परम भट्टारक है, महाराजा धीरराज है आदि उपाधियाँ धारण करता है। और जो मेरी बोझ के जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें
इसको कर्ण है वो कहा गया है। तो इसके समय भी है वो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो जारी रहता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिहार जो वंश है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार और कन्नौज के प्रतिहार है, सॉरी जो 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 भीनवाल के जो प्रतिहार है, जिसको जालोर, अवंती या कन्नौज के प्रतिहार कहा जाता है, वो प्रमुख राजवंश है, वो माने जाते हैं। इसके आगे का जो अध्ययन है वो नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर हम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।